और पूजा जी। धन्यवाद स्पीकर सर। चलिए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं नमन करती हूँ श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, जिन्होंने इस गीत की रचना की और जिसके माध्यम से आज़ादी की लड़ाई के समय करोड़ों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकत्रित हुए। मुझे बड़ी खुशी है सर, इस गीत को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था और जिसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। सर, चर्चा हो रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर, जिसके पैरा नंबर 7 में लिखा है कि गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना ही देश की सच्ची सेवा है और वंदे मातरम की सच्ची अभिव्यक्ति भी। इसमें कोई दो राय नहीं सर। लेकिन जो हरियाणा की मौजूदा सरकार है, उसके इस ओर जो प्रयास हैं वो बेहद कमजोर दिखाई देते हैं। मैं इन्हीं 4 बातों पे अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ। सबसे पहले गरीबों की बात करें। बात हो रही है बुजुर्गों की पेंशन की, तो सर हाल ही में देखा गया प्रदेश के हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई। मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में भी कितने ही हमारे बुजुर्ग परेशान हुए, उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई कि उनकी पेंशन क्यों रोकी जा रही है। कितना उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़े। पूरे प्रदेश का यह हाल था और बताया जा रहा है कि सत्यापन के लिए पेंशन को रोक दिया गया। तो मैं जानना चाहती हूँ, प्रदेश के सभी बुजुर्ग जानना चाहते हैं कि क्या बिना पेंशन को रोके सत्यापन नहीं किया जा सकता था। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय सर ब्लॉक स्तर पर खुले हुए थे। उन खुले हुए कार्यालयों को भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। किस उद्देश्य से? परेशानियों को बढ़ाने के लिए। सर, ये कार्यालय ऐसा उस समय समस्याओं के समाधान में कितने लाभकारी साबित हुए। तो मेरी तो मांग है ब्लॉक स्तर पर दोबारा से इन कार्यालयों को खोला जाए। सब बात करें गरीबों की, तो योजना चलाई गई सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 2022 में किया गया था कि जिन गरीब परिवारों की आय 1 लाख से कम है, उसको दुगनी करने का काम किया जाएगा और 11 लाख परिवार चिन्हित भी किए गए थे। लेकिन आज जब जानकारी मांगी जाती है क्या रहा उस योजना का, क्या रहा उन चिन्हित 11 लाख परिवारों का, तो सर जानकारी तक नहीं दी जाती। मैंने प्रश्न लगाया था जो रिजेक्ट हो गया। अब दोबारा जब प्रश्न लगाया है कि चलो अंबाला जिले का बता दिया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा। ये हालात है सर। मांग उठती है बार बार कि एससी सब कॉम्पोनेंट अथॉरिटी बनाई जाए। इसके लिए भी मैंने प्रश्न लगाया पिछले बजट सत्र में, जवाब आया नहीं। मैंने दोबारा प्रश्न लगाया, वो सवाल भी रिजेक्ट हो गया। सर, एससी सब कॉम्पोनेंट अथॉरिटी को बनाने में क्या आपत्ति है? इसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? सर, बात करें अगर गरीबों की, तो गरीबों को अनाज तो दिया जाता है, लेकिन इस सरकार में उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। वो रोजगार मांग रहे हैं। आज की सच्चाई ये है कि मनरेगा के तहत जो गरीबों का अधिकार है कि उनको रोजगार दिया जाए, वो भी सरकार नहीं दे रही। अगर बात करें 2024 और 25 की, मात्र 1 वर्ष की, 2191 लोगों को रोजगार दिया गया और मांगा कितनों ने था? 8,06,422 लोगों ने। सर, 1% लोग भी नहीं है 8 लाख के।
0.25% लोगों को रोजगार दिया गया। और प्रावधान है, अगर सरकार रोजगार नहीं देती राज्य की, तो राज्य सरकार उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तो सर 100 के 100% के करीब लोगों को पिछले 5 सालों में एक बार भी बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया। और बात की जा रही है गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की। अगर हम गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा की बात करें सर, तो सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। शिक्षकों की इतनी भारी कमी, सरकार भर्ती नहीं करती, भर्ती मत करो। जो स्कूल है उन्हें अपग्रेड मत करो, जो स्कूल है उनकी मरम्मत मत करो। जो विद्यार्थी उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो विभाग कहता है कि बच्चों की संख्या नहीं है, इसलिए हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। कितने बच्चों की सर शिक्षा छूट गई इन्हीं कारणों की वजह से। दूसरी मैं बात करूंगी सर किसानों की। अभी भाषण में कहा गया कि किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। 2022 में तो लक्ष्य था किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। समय के साथ लक्ष्यों को बढ़ाया जाता है और यहां सरकार उनको घटाने का काम कर रही है। आज की सच्चाई है सर, किसान आज इतना बुरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है और उन्होंने किसानों की मांग थी कि हमारे कर्जे को माफ कर दिया जाए, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है उनका। लेकिन आज भी ना तो उन्हें समय पर खाद ही मिलता है, ना समय पर बीज, ना समय पर खरीद होती है, ना उचित मुआवजा मिलता है, और ही उनको उलझा रखा है। किसमें? पोर्टल में। क्षतिपूर्ति पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, प्राकृतिक खेती पोर्टल। अगर इतना ही पसंद है सरकार को पोर्टल, तो अपने लिए खोल ले सर, खुद क्यों नहीं काम करती पोर्टल पर? 2020 के अभिभाषण में पैरा नंबर 54 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, मैं बताती हूँ। ई ऑफिस परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, एनआईसी के द्वारा तैयार किया गया है। ई ऑफिस पोर्टल जिस पर आज दिन तक भी सरकार काम नहीं कर रही, खुद उपयोग नहीं कर रही है, खुद के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। ये दोहरी नीति क्यों अपनाई गई है? क्यों बोझ डाला जाता है प्रदेश की जनता पर? सर तीसरी हम बात करें प्रदेश के युवाओं की, लिखा है युवा शक्ति हरियाणा का भविष्य, लेकिन मौजूदा सरकार ने मजबूर कर दिया है प्रदेश के युवाओं को देश छोड़ कर जाने के लिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उद्योग नीतियां लेकर आए सर कि इससे रोजगार का सृजन होगा, कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। और जो नौकरियां मिल भी रही हैं सर, वो मिल रही हैं प्रदेश से बाहर के युवाओं को। ठीक है, बाहर के बच्चों को भी, युवाओं को भी आप नौकरियां दें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरे देश में सिवाय हरियाणा के किसी भी प्रदेश में उस प्रदेश के युवाओं को नौकरी कम मिले और बाहर वालों को ज्यादा मिले, ऐसा कहीं नहीं है। इसमें हरियाणा ने पहल की है। अगर हम बात करें युवाओं के, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों की, तो सर पूरे देश में और विश्व में हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। लेकिन आज खेल परिसरों की बात कर ले सर, कितनी बुरी हालत है। जब मांग उठती है कि यहाँ पर मेंटेनेंस की जरूरत है, तो कहा जाता है फोटो खींच के बताइए कहाँ समस्या, हम देखेंगे। हमारे खिलाड़ियों की जान चली जाती है, उसके बाद जांच होती है। और सर जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स है 2030 के, उसकी मेजबानी हरियाणा को करने दी। सर मैं पूरा समय लूंगी पार्टी की तरफ से। उसकी मेजबानी करने का हरियाणा को मौका दिया जाए। इस बात को हरियाणा सरकार, भारत सरकार के सामने एक बार भी नहीं रखा, जरूरत नहीं समझी, उचित नहीं समझा कि कम से कम इसका हम बात तो रखें। और बात की जा रही है कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर महिला सम्मान और सुरक्षा की, तो मैं कहना चाहूंगी, मेरे हाथ में भाजपा का संकल्प पत्र है, पेज नंबर 12 पर लिखा है, किसी को कोई संशय ना रह जाए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। सर ये साफ साफ लिखा है और ये पहला संकल्प है
अभी भाषण में 6 संकल्पों की बात हुई है, लेकिन ये तो पहला ही संकल्प है और पहले ही संकल्प पे हमारे प्रदेश की महिलाओं को धोखा दिया गया है। अब शर्तें लगाई गई हैं, आय की शर्त, आयु की शर्त, तब तो कोई शर्त नहीं थी। 9 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जारी किए बताया गया, लेकिन बाकी 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं का क्या, जिनसे वायदा किया गया था। 9 लाख महिलाओं को, 6-7% महिलाओं को सुविधा दी जा रही है, लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 1.25 करोड़ महिलाओं को जिनको बाहर कर दिया इस योजना से, और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें सर, इतना बुरा हाल है, नशे पर कोई रोकथाम नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम पंजाब में नशे को खत्म कराएंगे, कानून व्यवस्था को ठीक कराएंगे। तो प्रदेश की जनता कहना चाहती है सर कि जो काम वो वहां कह रहे हैं उसको पहले यहां किया जाए, हरियाणा को मॉडल बनाया जाए, फिर पंजाब तो क्या पूरा विश्व देख लेगा? क्या बड़ी बात है। हर रोज इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चोरियां बढ़ती जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, महिलाओं का घर से बाहर निकलना सुरक्षित वो नहीं समझते। और सर एक और बात मैं रखना चाहती हूं, डायल 112 के अंदर जो 2021 में शुरू हुई थी, दिसंबर 2025 तक 2,75,00,000 कॉल्स रिसीव हुई है, रिकॉर्ड है, और सरकार कहती है सब कुछ ठीक है। तो इन बातों का संज्ञान लिया जाए। बात करते हैं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की, तो सर्व धरातल पर दिखाई देना चाहिए